गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में भूगोल भूगोल में आपका दूसरा अध्याय के माध्यम से देखोगे। इसमें दूसरा अध्याय में 2.1.3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रायद्वीपीय पठार। इसके पहले आपने उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि भारत में उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना। क्योंकि हम भारत एक सामान्य परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत के हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के आधार पर ये प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये प्रायद्वीपीय पठार, जिसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ये त्रिभुजाकार स्थिति में भारत का उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिण तक का ये भूभाग फैला हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसके निर्माण के लिए हम तो एक पठारी भाग किस प्रकार से बनता है, क्योंकि इसके पहले हम पढ़े थे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण आंतरिक हलचलों के कारण से टैथिस सागर का जो वलय था वो ऊपर उठ गया, इसके कारण से हुआ। इसी के आधार पर देखोगे, जो आंतरिक हलचल हुआ था उसी में ये भूभाग जो था ये ऊपरी भाग में बदल गया, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर था, ज़्यादा ऊंचाई में नहीं, और ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र में, जिसको हम मैदानी समतल भाग तो नहीं कहेंगे, किंतु मैदान से थोड़ा ऊंचा और ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसे हम पठारी भाग कहेंगे। और ये पठारी भाग को हम, या फिर भारत का जो क्षेत्र है उसमें हम इसको गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये पठारी भाग का निर्माण आंतरिक हलचल के उद्गार से जो पिघला हुआ लावा है, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। ये आग्नेय चट्टान में खास करके इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, शिस्ट और निस जो चट्टानें हैं, वे उन चट्टानों से बना हुआ है। ये खास करके देखोगे, ये उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर आप देखोगे ये जो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ है। उसी प्रकार से ये वाले भाग में देखोगे राजमहल की पहाड़ी से लेकर ये भारत के उत्तर पूर्व तक का जो शिलांग क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से की संरचना से पता चलता है कि यहाँ का कुछ भाग, जो प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग है, जो गंगा और यमुना के लाए हुए अवसादों के कारण से ये भाग वो जगह में जम गया है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार का भाग नीचे दब गया है और गंगा और यमुना के लाए हुए अवसादों से वो क्षेत्र पूरा मैदानी भाग बन गया है। इसी में देखते हैं जो आंतरिक हलचल के कारण से जो भूभाग था, ये दक्षिणी में देखेंगे, यहाँ पर सह्याद्री पर्वत और नीलगिरी पर्वत, इसी के आधार पर ये भाग उथला हुआ है। उथला होने के कारण से ये जो गोंडवाना लैंड है उसका जो भाग है वो दक्षिणी भाग में पूरी तरह से धंस गया, जिसके कारण से अरब सागर का निर्माण हुआ। और इसी के आधार पर देखोगे, यहाँ पर जो ताप्ती नदी का दक्षिणी क्षेत्र है, यही क्षेत्र यहाँ से जाते हुए मिलता है। और ये भाग विंध्याचल, जो ताप्ती नदी का दक्षिणी क्षेत्र और विंध्याचल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसका मध्य भाग बैठ गया है, जिसमें हम देखते हैं ये भाग अरावली का भाग और राजमहल की पहाड़ियाँ तथा ताप्ती नदी और ये जो विंध्याचल का पर्वत है, यहाँ पर कई सारे पठार पाए गए हैं। जैसे मालवा का पठार है,
सतपुड़ा का मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जसपुर का पठार है, सरगुजा का पठार है। ये पठारी भाग इन क्षेत्रों में पाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो अरब सागर के क्षेत्र में जो निचला भाग है, निचले भाग में जो सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री पर्वत के जो भाग है भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड का उथला हुआ क्षेत्र है, उथला हुआ क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पर की जो नदियाँ हैं ये खास करके बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। उसी प्रकार से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो भाग है, ये भाग इस पूर्वी भाग में ढलाऊ क्षेत्र है, जिसके कारण से उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलकर वो ढलाऊ क्षेत्र होने के कारण से ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरता है। इसका जो मध्य भाग है उसी में देखेंगे, इसमें जो दक्कन का पठार आता है, दक्कन का पठार भारत का प्रमुख पठार है और ये भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी के उद्गार जो हुआ है उसके लावा से बना हुआ है ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार। उसी में दक्कन का पठार आता है। दक्कन के पठार के अंतर्गत इसमें कई सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारे क्षेत्र दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं जो इन पठारी भाग में बसे हुए हैं। आप देखते हैं यहाँ पर का जो खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ के आधार पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ निकलते हैं, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण हुआ है। उद्योगों का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर उनको कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और आसानी से प्राप्त होने के कारण से यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, जिससे यहाँ पर के लोगों को रोजगार आसानी से मिल पाया है। इसी में देखेंगे हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है कि जब यहाँ पर दक्कन के पठार में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, उसी में एक कोयला खदान की कहानी दिया हुआ है, जिसमें ये चास नाला कोयला खदान का है कि कोयला खदान में किस प्रकार से मजदूर काम करते हैं और काम करके वहाँ से कोयला निकालते हैं। इसके बारे में बताया हुआ है कि वहाँ पर जहाँ कोयला खदान होता है वहाँ पर मजदूरों को काम करना बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना, मतलब एक तरफ से देखा जाएगा कि अपनी जान हथेली में रखकर वो काम करते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है और खतरनाक होने के कारण से ये लोग अपनी सुरक्षा के आधार पर वहाँ पर काम करते हैं। जब कोयला खदान में जब मजदूर काम करने जाते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते हैं और सिर में एक स्टील की टोपी लगाते हैं, जिसमें हेडलाइट लगा हुआ होता है। हेडलाइट इसलिए लगा होता है क्योंकि जब ये कोयला खदान में घुसते हैं तो अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। अंधेरे होने के कारण से इनको रास्ता दिखाने के लिए जो हेडलाइट होता है, उसके हेडलाइट के उजाले से ये वो अपना सही रास्ता देख सकते हैं, चुन सकते हैं। और हाथ में डंडा और टार्च होता है, क्योंकि ये सुरंग के अंदर घुसते हैं तो इसमें से कोयला खदान के अंदर पानी भी रिसता है, तो इन चीज़ों से सुरक्षित करने के लिए ये लोग कपड़े की टोपी नहीं पहनते बल्कि स्टील की टोपी पहनते हैं। कपड़े की टोपी में इनको ना तो हेडलाइट मिलेगा और ना ही ये आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए इनका जो पोशाक होता है वे विशेष प्रकार से होते हैं और वहाँ पर से वो कोयला खदान में कोयला निकालने का काम करते हैं। इसी में घटना हुई थी जो चास नाला का घटना बताया गया है, जिसमें कोयला खदान में काम कर रहे 400 मजदूर लोगों का वहाँ पर दम घुटने से उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसका कारण क्या था कि चास नाला में के पास में एक बड़ा सा डैम था, उसके फूटने से इसमें का जो पानी था वो पानी पूरा कोयला खदान में आकर भर गया
और भरने के कारण से वहाँ पर जितने 400 से ज़्यादा मजदूर थे लगभग, उन लोगों का दम घुटने से वहाँ पर मौत हो गई। तो बच्चों ये चीज़ तो देखने को मिलता है कि हमारे आंतरिक भाग में, यहाँ जो पृथ्वी का, ये भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर बहुत सारे खनिजों का भंडार है। अगर हम बोलेंगे तो खनिजों का अक्षुण्ण भंडार है, जिसके कारण से यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे ये चीज़ जो है, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय, भारत को सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। और पठारी भाग होने के कारण से इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार में भी यहाँ पर काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। काली मिट्टी के मिलने से यहाँ पर कपास की खेती और चावल की खेती और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये चीज़, ये हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होता है कि हाँ, ये जो हमारे लिए प्रायद्वीपीय पठार है, चाहे वह कृषि के माध्यम से लिया जाए या फिर वो उद्योग धंधे के माध्यम से लिया जाए, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके निर्माण के पीछे में भी देखोगे बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें नदियाँ, ये जो भारत का जो दक्षिण और पश्चिम भाग है और दक्षिण और पूर्वी भाग है, ये भागों में भी ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। जो यहाँ पर से जो निकली हुई नदियाँ हैं, ये इन्हीं क्षेत्रों में आकर, क्योंकि ये वाला जो भाग है भारत का, उत्तर दक्षिण और ये वाला जो दक्षिण और पश्चिमी भाग है, दक्षिणी और पूर्वी भाग है, और ये वाला जो भाग है उत्तर और पूर्वी भाग है, ये ढलाऊ क्षेत्र है। ये उभरा हुआ क्षेत्र नहीं है कि बहुत ऊंचाई में बसा हो, ये ढलाऊ क्षेत्र है, जिसके कारण से नदियों को आसानी से बंगाल की खाड़ी में आकर यहाँ पर गिरती हैं। तो आज हम देखे दक्कन के पठार में, ये प्रायद्वीपीय पठार में का निर्माण कैसे हुआ। इसके अंतर्गत इसी में अरब सागर का निर्माण किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसी में देखेंगे। जो प्राकृतिक दर्रे या फिर ताप्ती नदी और ये नर्मदा नदी का जो उद्गम है स्थल है, ये एक भ्रंश घाटी के द्वारा हुआ है, इसीलिए ये क्षेत्र विशेष रूप से देखने को मिलता है हमको। तो यहाँ पर देखोगे खास करके, क्योंकि अलग अलग जो नदियाँ हैं वो पहाड़ी क्षेत्र से निकली है, लेकिन यहाँ पर की जो नदियाँ हैं ताप्ती और नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी से निकली हुई है। ये इन क्षेत्रों में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो पूरी तरह से आग्नेय चट्टान और कायात्री चट्टान से निर्मित है, जिसका जो वर्ग क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब भारत का अधिकांश हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरे विस्तृत रूप में अगर समझाया जाएगा तो उसके लिए आपको पुस्तक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ोगे तब तक का आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको जहाँ पर भी परेशानी होगी वहाँ पर आप आसानी से प्रश्न कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो आपको मिलेगा, जो अपनी कॉपी में आप साफ सुथरे ढंग से लिखोगे और रोज़ 3 क्वेश्चन आप इसमें से याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।